हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बुक जो है हम लोगों ने पूरी कंप्लीट की है पहले एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी इंडियन पॉलिटी जो है ये हम थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। थ्योरी जो है हम वो कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले अगर हम पॉलिटी को समझना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं अपने, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो समझना ज़रूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है समझना ज़रूरी है, हमें अपनी फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉलिटी, पॉलिटी जो है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस से लेकर के यूपीएससी तक। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, पॉलिटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो यहाँ पे जो है अपकमिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस है, और यहाँ पे जो है हम इसी को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टार्ट करते हैं सेशन को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन अगर हम देखें ब्रिटिश रूल का, ठीक है, पहले आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1600 में, एंड इस ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था, यानी कि परमिशन दी गई थी। किसने परमिशन दी थी इसे? इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दी गई थी बाय क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने जो है परमिशन दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप लोग इंडिया में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। और बेसिकली ये ट्रेड मोनोपोली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई यूरोपियन पावर जो है, यूरोपियन पावर मतलब इंग्लैंड में जो ट्रेडर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई ट्रेडर जो है इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकता। तो इतनी पावर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर के थ्रू। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है यही चार्टर जो है जब इनको मिला उसके बाद धीरे धीरे इन्हें परमिशन मिलती गई। उस टाइम पे क्या चल रहा था इंडिया में, किसका रूल था? मुगल रूल था। ठीक है, मुगल डायनेस्टी थी। धीरे धीरे जो है ये मुगल रूलर से परमिशन लेते गए, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। ठीक है, ऐसी फिर मसूलीपट्टनम, आगरा, तो इसी तरीके से लोग धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते गए। एंड ट्रेडिंग के साथ साथ अब इन्होंने क्या किया, टेरिटोरियल जो है अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया, मतलब टेरिटरीज को भी जो है कब्जा करना शुरू कर दिया इंडिया में, इंडियन टेरिटरीज को। और ये जो है मेन पॉइंट कब आता है, जब 1765 में जो होता है दीवानी राइट्स मिल जाता है। दीवानी मिल जाता है किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये दीवानी क्या था? दीवानी ये राइट्स ओवर रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू का पूरा सिस्टम था इसका जो है उसे कहते थे दीवानी। रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स लगाना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो ये सारी पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्नैच कर ली थी मुगल्स से, एंड जो गवर्नर था बंगाल का उससे। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो ये कौन रूलर थे? शाह आलम। तो शाह आलम ने जो है दीवानी ग्रांट करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में, और ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग लक्ष्मीकांत बुक जो है ओपन करके बैठिए अपने सामने, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करिए, आप बस बुक खोल के रखिए, आप पढ़ते जाइए और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा 1600 में एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, चार्टर दिया गया, क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रोवाइड किया, यानी कि परमिशन प्रोवाइड करी कि वो इंडिया में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मुगल रूलर्स ने परमिशन देना शुरू कर दी फैक्ट्री लगाने की। ठीक है, जब फैक्ट्री लगाने लगे तो ये धीरे धीरे टेरिटरीज पे भी कब्जा करने लगे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लगे। और ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है ये किस तरीके से पूरा इंडिया को गुलामी की तरफ ले गया, ये स्टार्ट जो होता है ये मेन 1765 में। ये जो है ये मेन पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इस ट्रीटी के तहत दीवानी राइट्स जो हैं ये किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये कौन देता है? शाह आलम। शाह आलम जो रूलर थे ये मुगल रूलर थे, और इनको जो है बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। और इस बैटल ऑफ बक्सर में जो है शाह आलम को ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है, एंड और जब इसके बदले में मुआवजा मांगती है कि आप हमें दीवानी राइट्स दीजिए। और दीवानी राइट्स कहाँ की? बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या होगा? बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, इन तीनों रीजन में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी कि ये लोग टैक्स लगाएंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, और जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा, टैक्स के अलावा भी जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो सब किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, इसमें जो है अब मुगल रूलर्स नहीं ले सकते कोई भी हिस्सा, या जो वहाँ पे गवर्नर हैं बंगाल में, बिहार में एंड ओडिशा में, वो भी नहीं ले सकते, मतलब वहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनका भी कोई राइट नहीं है रेवेन्यू पे। ये सारा जो है रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जो टैक्स लगाने की पावर होगी वो किसकी होगी? वो भी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहाँ पे जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है इनका 1765। अब 1765 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 1858 में क्या होता है? 1858 तक जो है ये पूरा इनका रूल चलता है, मतलब जो
ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहता है 1765 से 1858 तक। अब 1858 तक क्यों? क्योंकि 1857 में जो है वो रिवोल्ट हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा पूरा, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम हिस्ट्री में, यहाँ पे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो बस बैकग्राउंड यहाँ पे फाउंडेशन के लिए हमें देखना है। सो 1857 का रिवोल्ट होता है, और 1857 का जब रिवोल्ट होता है, और ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस रहे, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो बढ़ता जा रहा था, लोग बहुत परेशान हो गए थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हट के जा रहे थे यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों से लोगों ने परेशान होकर के रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1857 में जो है ये रिवोल्ट होता है। उसके बाद 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन है यानी कि जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड का, वो सारी पावर ले लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी से, सारी पावर स्नैच कर लेता है, एंड फिर होता है स्टार्ट क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल स्टार्ट होता है इंडिया में 1858 से लेकर के 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, और इससे पहले ही क्या इंटरिम गवर्नमेंट बनती है इंडिया में, एंड इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, और 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये भी एस्टैब्लिश की जाती है। क्यों की जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे लिखने के लिए। ठीक है, जो रूल बुक है हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में इस्टेब्लिश की जाती है। सो ये जो है ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा थोड़ा सा, है ना, जो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है इसमें जो चार्टर एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हैं, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। ठीक है, तो पीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, और हमारा अभी जो फोकस है वो क्या है, यूपी पीसीएस का एग्जाम। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं अब कि जो ब्रिटिश रूल रहा, मैंने आपको बताया ब्रिटिश रूल जो रहा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट था हमारा क्राउन रूल, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड था हमारा कंपनी रूल। ठीक है, सो कंपनी रूल पहले था, क्राउन रूल बाद में था। सो कंपनी रूल जो है ये था हमारा 1765 से लेकर के 1858 तक, एंड क्राउन रूल जो है ये हमारा है 1858 से 1947 तक। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी रूल की। सो कंपनी रूल की अगर हम बात करें तो कंपनी रूल में जब बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, तो उसके बाद जो सिचुएशन है वो ज़्यादा किसके फेवर में हो जाती है? ब्रिटिशर्स के फेवर में हो जाती है। तभी पॉसिबल होता है ये 1764 की जो वॉर है, इसी वजह से पॉसिबल हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स के फेवर में बहुत ज़्यादा इंडियंस जो है वो उन्हें फेवर कर रहे थे, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ही बुरा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से जब सपोर्ट मिलता है ब्रिटिशर्स को, लोकल रूलर्स का जब सपोर्ट मिला, तो इसी की वजह से 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर में जब हारे यहाँ पे इंडियन रूलर्स, मुगल रूलर्स, तो इसकी वजह से जो एक मेन चीज़ आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, वो क्या आ गई? दीवानी राइट्स, यानी कि जो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी, टैक्स इम्पोज करने की पावर थी, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा की, ये पूरी पावर किसके पास आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, सो यहाँ पे इससे पहले क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इससे पहले होता है यहाँ पे 1757। सो 1757 में मैंने आपको अभी बताया बैटल ऑफ प्लासी होती है। इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव, अब इसको क्या मिल जाती है? दीवानी राइट्स मिल जाता है। ठीक है, ये दीवानी राइट्स रॉबर्ट क्लाइव को ही मिलता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नर होता है बंगाल का, वो कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। और ये इतना बड़ा चोर होता है, इसने बहुत ज़्यादा लूट मचा दी होती है बंगाल में, बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में, मतलब रिश्वत लेना, गिफ्ट्स लेना, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सब देखती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब ये देखती है तो पावर को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को क्या करती है? ये स्नैच करने की कोशिश करती है, पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करती है, कि धीरे धीरे जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इस एक्ट के तहत स्टार्ट होती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है, इसको धीरे धीरे स्नैच करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ का जो क्राउन है वो धीरे धीरे स्नैच करना शुरू कर देता है इनकी पावर्स को। सो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को जो है ये स्नैच करना शुरू कर देती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है इस एक्ट के तहत? ये फर्स्ट स्टेप रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये फर्स्ट स्टेप रहता है कंट्रोल करने के लिए एंड रेगुलेट करने के लिए, जो इंडिया में जो भी अफेयर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको कंट्रोल करना और रेगुलेट करना है ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड सेकेंड चीज़ क्या, इस एक्ट के तहत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम जो है पॉलिटिकल एंड
एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस जो है कंपनी के वो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होंगे, ये जो है रिकॉग्नाइज करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और इसी में जो है ये बेसिकली फाउंडेशन है किसका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। सो यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अब इस एक्ट की जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम देखें तो इसमें क्या होता है, 1773 के एक्ट में पहले क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बिहार एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। सो गवर्नर ऑफ मद्रास, अच्छा यहाँ पे गवर्नर ऑफ बिहार नहीं है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। सो 1773 के एक्ट में क्या होता है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसका जो है ये डिजाइनेशन चेंज करके क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, तो जब पावर को सेंट्रलाइज करना है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए किसी एक पर्सन को पावरफुल बनाया जाएगा, ठीक है। कोई एक पर्सन जो होगा उसको पावरफुल बनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये जो है ये वही पर्सन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको जो है ज़्यादा पावर्स दी गई, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इसको बहुत पावरफुल बना दिया जाएगा। सो कैसे पावर्स दी गई, गवर्नर ऑफ बंगाल का जो है डिजाइनेशन कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे जो है कौन काम करेंगे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट होते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थी, अपने रूल्स खुद बनाते थे, अपने हिसाब से रूल करते थे, चाहे टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन हो, चाहे पॉलिटिकल फंक्शन हो, तो ये लोग इंडिपेंडेंट वर्क करते थे, ठीक है। बट अब ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, और क्या कहा गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये दोनों गवर्नर जो होंगे ये जो भी डिसीजन लेंगे ये रिपोर्ट करेंगे किसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये रिपोर्ट करेंगे ये जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, एंड सेकेंड जो है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था फर्स्ट, ये था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये नाम जो है आप लोगों ने हाईलाइटर से मार्क कर लेना है। सो यहाँ पे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो था ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था। अब इसका नेक्स्ट प्रोविजन क्या है अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि 1773 का जो एक्ट था इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट करनी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करना है, कहाँ, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करेंगे, एंड ये सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ इस एक्ट के तहत जो एस्टैब्लिश हुआ 1774 में कैलकाटा में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, जिसमें 3 जजेस थे एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट प्रोविजन क्या था इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट प्रोविजन था इसमें, इस एक्ट के तहत जितने भी सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे इनको प्रोहिबिट कर दिया गया किस चीज़ से, कि ये कोई भी ब्राइब नहीं ले सकते किसी से, कोई भी गिफ्ट्स नहीं ले सकते किसी से, मतलब जो लोकल लोग हैं उनसे ना तो ये लोग गिफ्ट लेंगे, ना ब्राइब लेंगे, ना ही ये लोग कोई प्राइवेट ट्रेड करेंगे, ठीक है, प्राइवेट ट्रेड पे भी बैन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ना ही तो यहाँ पे रिश्वत ले सकते, ना ही किसी लोकल रूलर से या लोकल पीपल से यहाँ पे ना तो गिफ्ट लेंगे, ना ही क्या कहते हैं वहाँ पे आप लोग प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले 1773 एक्ट से पहले जो है ये लोग एक तो सर्वेंट भी होते थे कंपनी के और ये अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड भी चला रहे होते थे, ठीक है, गिफ्ट्स भी लेते थे, ब्राइब्स भी लेते थे, तो बहुत ज़्यादा करप्शन था, ठीक है। तो इसी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर को स्नैच किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हमने देख लिया। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, ठीक है। तो इन खामियों को कम करने के लिए या एक तरीके से जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके ठीक से, या फिर जो भी कमियां थी उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए एक और एक्ट लाया गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे क्या बोला गया, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये प्रोविजंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हर एक्ट पढ़ रहे हैं, पीसीएस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वाले एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए। सो 1781 की अगर हम बात करते हैं तो 1781 के एक्ट में क्या किया गया, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। एंड इस एक्ट में जो बात की गई, मेनली जो ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, उसके ऊपर बात की गई। क्या बोला गया अब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो
अगर कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो जो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये बोला गया। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की वो हटा दी गई कि कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है सुप्रीम कोर्ट की, ना तो जो भी रेवेन्यू कलेक्शन जो मेथड है वहाँ पे जो जिस तरीके से वो लोग टैक्स इंपोज कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ नहीं बोल सकती, ना तो वो केस फाइल कर सकती है, ना ही वो सुनवाई कर सकती है। ये बोला गया 1781 के एक्ट में। ठीक है, कि जो ज्यूरिसडिक्शन है इसमें बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की, जो इसको हटा दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो लोग अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी वर्क करेंगे तो वो आंसरेबल नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, आंसरेबल नहीं होंगे। कोई भी रेवेन्यू मैटर होगा, टैक्स इंपोज करना या कलेक्ट करना रेवेन्यू, जितने भी मैटर होंगे रेवेन्यू कलेक्शन से, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या सिर्फ सुनवाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली जो सिविल मैटर्स हैं, जो सिविल मैटर्स हैं यानी कि जो जैसे जो जनरल पीपल हैं, जो उनका केस है वो सिविल मैटर्स ले सकती है। जैसे कि अगर कोई किसी हिंदू ने क्राइम किया या किसी मुस्लिम ने क्राइम किया है तो ये जो है उसके अकॉर्डिंग, उनके हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये बोला गया 1781 के एक्ट में। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अभी हम क्या है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट कोई फैसला देता है, हम कहाँ अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला जो सिस्टम था, इसको 1781 के एक्ट में इसको भी हटा दिया गया। इसको क्या बोला गया कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं और यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट्स अगर कोई फैसला देती है, ठीक है, और आपको अपील करनी है, तो आप कहाँ अपील करेंगे, आप अपील करेंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो आप गवर्नर जनरल को सीधे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है बेसिकली, सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आप रिपोर्ट करेंगे, अपील करनी है आपको, तो कहाँ करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट की ये ज्यूरिसडिक्शन भी हटा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर भी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड जो काउंसिल है, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी लॉज बनेंगे, ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो 1773 के एक्ट की अगर हम बात करें तो आपको एक सिंपल सा कोड बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको याद रखने के लिए 1773 का। ठीक है, सो 1773 का क्या है, 73 SC LC GGB +4। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो है ये डिजाइनेशन किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल का, और इसके लिए उसको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर्स की। ठीक है, जो इसको असिस्ट करेंगे इसके काम करने में। तो यहाँ पे इस कोड के तहत जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपको याद हो जाएंगे, 73 SC LC GGB +4। सो 73 यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देन सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। GGB मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका डिजाइनेशन कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड इसको असिस्ट करने के लिए क्या किया गया, +4 मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को 2-3 बार पढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन सारे कवर हो गए इसमें। एंड जो हमारा 1781 वाला एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें क्या था, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन की बात की। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी इसको क्या करते हैं, कम किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क करेगी तो वो आंसरेबल नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट को, है ना। तो ये सारी चीजें 1781 के एक्ट में किया गया। 1781 का जो एक्ट है इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे विलियम पिट जो है ये प्राइम मिनिस्टर था, कहाँ का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का यानी कि लंदन का प्राइम मिनिस्टर था विलियम पिट्स। इसने जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इम्पोज किया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे इस एक्ट में सबसे पहले ये एक्ट पहला एक्ट था जहाँ पे जो कंपनी के फंक्शंस हैं उसको डिवाइड कर दिया गया। मतलब कंपनी के फंक्शंस को डिवाइड करने के लिए अलग से बॉडी क्रिएट की गई। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या, ये गवर्निंग बॉडी थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये गवर्निंग बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ थी, ये लंदन में थी। ठीक है, तो ये क्या देखती थी, ये कमर्शियल मैटर्स देखती थी। ठीक है, कमर्शियल मैटर्स देखती थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल
एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने देखा, ये गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि लंदन में थी। ये कौन से मैटर देखती थी? ये देखती थी कमर्शियल मैटर्स। अब पॉलिटिकल मैटर, मिलिट्री मैटर्स जो होते थे, इनको देखने के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे, पॉलिटिकल मैटर्स कौन मैनेज करेगा? पॉलिटिकल मैटर्स जो है मैनेज करने के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एंड इसी से स्टार्ट हुआ यहाँ पे डबल जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टार्ट होता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर्स दी गई कि जितने भी ऑपरेशन है इंडिया में, सिविल, मिलिट्री, सिविल से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, तो ये सारी जो है ये किसकी पावर होगी? ये पावर होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पूरी पावर दे दी गई कि जो भी मैटर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं इंडिया में, वो सब कौन हैंडल करेगा, कौन मैनेज करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा। अब यहाँ पे ये एक्ट एक और वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्ट में सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही थी, जो टेरिटरीज थी यहाँ पे जो इन लोगों ने कब्जा कर ली थी, तो इसको पहली बार ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किसी एक्ट में ऑफिशियली पार्लियामेंट के अंदर ये बोला गया कि जो टेरिटरीज हैं ये क्या है? ये ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की टेरिटरीज हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की टेरिटरीज हैं। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इनके बिहाफ पे वहाँ काम करेंगे, है ना। सो यहाँ पे ये एक्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसे हम कैसे याद करें, तो इसको याद करने के लिए भी मेरे पास कोड है 84 BOC COD GGB +3। तो एक और इंपॉर्टेंट क्या चीज की गई, हमने देखा था 1773 के एक्ट में क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव, उसके काउंसिल में जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स उसको असिस्ट करने के लिए थे। अब उन 4 मेंबर्स की जगह जो है इन 4 मेंबर्स को रिड्यूस करके, इसमें से 1 मेंबर रिड्यूस करके 3 कर दिया गया इसको 84 के एक्ट में। तो यहाँ पे 84 BOC COD GGB +3। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कवर हो गए। 84 यानी कि 1784 का एक्ट, BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया, COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए। ठीक है, GGB मतलब फंक्शंस जो है वो डिवाइड किए गए, कमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है 3 मेंबर की जो है इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो रिड्यूस करके 3 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चार्टर आता है। अब यहाँ पे पहले हमने क्या देखा? रेगुलेटिंग एक्ट आए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, फिर 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब आते हैं चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 1793। अब इसमें क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे जो एक और एक्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें सिर्फ 2 प्रोविजंस थे। ठीक है, 1786 में क्या होता है? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के इंडिया भेजा जाता है। ठीक है, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसने 2 शर्तें रखी। ठीक है, इसने 2 डिमांड्स रखी कि मैं तभी इंडिया जाऊंगा गवर्नर जनरल बन के जब मेरी ये 2 डिमांड्स पूरी की जाएंगी। ठीक है, अब ये 2 डिमांड्स जो थी, ये कौन सी डिमांड्स थी? एक तो इसने एक ये डिमांड की कि जो काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा, अगर कभी कॉर्नवालिस इससे एग्री नहीं करता है तो इसको ये पावर दी जाए कि ये ओवरराइड कर सके डिसीजन को। ठीक है, तो इसकी ये पावर मान ली गई। ठीक है, एक ये शर्त जो थी, ये डिमांड मान ली गई कि अगर डिसीजन का कोई भी जो फैसला है वो अगर पसंद नहीं आता इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये ओवरराइड कर सकता है, ये साफ इनकार कर सकता है कि ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो वहीं खारिज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये पावर दी गई। एंड सेकेंड डिमांड थी कि पहले क्या होता था कि कमांडर इन चीफ जो है ये अलग पर्सन होता था। ठीक है, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये अलग पर्सन होता था, है ना। बट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या डिमांड रखी? एक तो ये डिमांड रखी कि उसे ओवरराइड की पावर दी जाए अगर काउंसिल का डिसीजन पसंद नहीं आता है तो। ठीक है, तो उसको ये एक्सेप्ट कर लिया गया। अब सेकेंड ये रखा कि ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी होगा, प्लस इसको ही कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए, कमांडर इन चीफ भी यही बनेगा। ठीक है, तो ये डिमांड भी एक्सेप्ट कर ली गई थी। तो ये डिमांड भी एक्सेप्ट की, उसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के इंडिया आया लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए पहले भी। ठीक है, सो अब ये 1793 की हम जो प्रोविजंस हैं ये देख लेते हैं पहले। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें एक मेन चीज़ क्या थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इसको 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, 20 ईयर्स यानी कि 1813 तक जो है और एक्सटेंड कर दिया गया
कि आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपके अलावा और कोई मर्चेंट जो है या और कोई ट्रेडर यूरोप से नहीं, बेसिकली इंग्लैंड से जो है वो यहाँ नहीं आएगा। तो ये ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 के एक्ट के तहत। अब नेक्स्ट प्रोविजन क्या था इसमें? नेक्स्ट प्रोविजन जो है इसमें था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसको और ज़्यादा पावर्स जो है इसकी इंक्रीज कर दी गई, और जो बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर थे इनको और सबऑर्डिनेट कर दिया गया। सबऑर्डिनेट कैसे कर दिया गया? मतलब अब वहाँ पे जो भी लॉज बनाएंगे वो लोग, तो उसके लिए क्या होगा कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो है परमिशन वो मैंडेटरी होगी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन जो है ये बिल्कुल मैंडेटरी होगी, और ज़्यादा जो है पावर्स मद्रास एंड बॉम्बे के गवर्नर की वो स्नैच कर ली गई, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर और इंक्रीज की गई, एंड मद्रास एंड बॉम्बे की गवर्नर की सबऑर्डिनेट कर दिया गया और ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फीचर था कि जो इंडियन रेवेन्यू आ रहा है अब, ठीक है, जो भी इंडियन रेवेन्यू आ रहा है अब क्या होगा, जो भी सैलरीज हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैलरीज हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो वैसे भी जाते थे पैसे, सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जो सैलरी होगी वो किसके पैसे से दी जाएगी? वो इंडियन रेवेन्यू से कटेंगी, इंडियन रेवेन्यू से जो है पे किया जाएगा, ठीक है। ये बोला गया 1793 के एक्ट में। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग बुक जो है अपनी ओपन करके रखिए अपने सामने, तभी आपको अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, ताकि क्योंकि हर चीज़ जो है लक्ष्मीकांत बुक में दी गई है, हर प्रोविजन दिया गया है, तो आपको बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करना है, उसके बाद रिवाइज करना है। सो यहाँ पे जो हमारा एक्ट था 1793, इसमें क्या बोला गया कि अब जो भी सैलरीज दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की, वो कहाँ से दी जाएगी? इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, इंडियन पैसों से दी जाएगी। जो भी इंडिया में टैक्स ये लोग इम्पोज करें और कलेक्ट करें तो वही पैसे दिए जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई कि हर साल 5 लाख रुपीज़ जो हैं, 5 लाख रुपीज़ ये कहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। कहाँ से 5 लाख रुपीज़ आएंगे? ये 5 लाख रुपीज़ इंडियन रेवेन्यू से आएंगे, ठीक है। ये जो इंडियन रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है इंडिया में, दीवानी राइट्स जो मिली है बिहार, बंगाल एंड ओडिशा की, तो इन्हीं पैसों को हर साल ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। कितने पैसे? 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। जितनी भी सैलरीज होंगी ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिसर्स की, वो कहाँ से पे किया जाएगा? वो भी पे किया जाएगा हमारा कहाँ से? इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने पूरी जो इंडिया के पैसे थे वो अच्छी तरह से अब बिल्कुल लूटना शुरू कर दिया था, ठीक है। लूट तो रहे थे ये लोग शुरू से ही, बट ये इस तरीके से अब ट्रांसफ़र किया जाना लगा था इंग्लैंड में पैसे, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज़ हर साल ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 1793 के एक्ट का। और एक चीज़ जैसे हमने बात की थी 86 के एक्ट में कि 2 शर्तें थी कॉर्नवालिस की। एक ये थी कि कमांडर इन चीफ भी गवर्नर जनरल होगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही गवर्नर जनरल तब बनेगा जब उसको कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा। बट इस एक्ट में क्या बोला गया? 93 के एक्ट में बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड जो कमांडर इन चीफ होगा, ये दोनों अलग पर्सन होंगे, ठीक है। ये दोनों अलग पर्सन होंगे, बिल्कुल गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। जो कमांडर इन चीफ है ये गवर्नर जनरल की काउंसिल का जो है मेंबर नहीं होगा। ये बोला गया 1793 के एक्ट में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है यहाँ पे, हमने बात की थी कि ट्रेड मोनोपोली जो है वो एक्सटेंड कर दी गई थी 1793 में 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। 20 ईयर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई थी। और ये 20 ईयर्स कब होंगे? 1813 में। तो अब 1813 में आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ से डायरेक्ट प्रोविजन एज इट इज उठा के जो है यूपीपीसीएस में स्पेशली पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं 1813 का जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सो ट्रेड मोनोपोली पहले ही बता दी गई थी कि 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड की गई। अब वो ट्रेड मोनोपोली जो है उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यानी कि जो ट्रेड मोनोपोली थी इसको एबॉलिश कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। तो यहाँ पे और सिर्फ 2 चीज़ की मोनोपोली रह गई इनके पास 1813 के एक्ट में। सिर्फ 2 चीज़ की मोनोपोली थी इनके पास कि टी में जो है ट्रेड करेगी वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, कि ये मोनोपोली थी। और चाइना में जो चाइना के साथ जो ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा जो भी ट्रेड हो रहा था वो सब जो है वो सारी पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से स्नैच कर ली गई। वो सारा जो ट्रेड मोनोपोली था वो एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। सो इसको एबॉलिश कर दिया गया एक्सेप्ट टी एंड चाइना, ठीक है, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सारे ही ब्रिटिश जो यानी कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड में जितने भी मर्चेंट्स थे अब उनके लिए इंडियन मार्केट्स को ओपन कर दिया गया, ठीक है। इंडियन मार्केट्स को जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनको ओपन कर दिया गया, ठीक है। बट वो टी में नहीं कर सकते थे और ट्रेड, क्योंकि अभी भी किसके पास मोनोपोली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और वो चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी जो है मोनोपोली किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो 1813 का ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था एक। अब नेक्स्ट प्रोविजन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है
कि यहाँ पे जो है अलाउ किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया 1813 के एक्ट के तहत कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो इंडिया में आए, लोगों को एनलाइटन करें, क्रिश्चियनिटी का जो है प्रचार प्रसार करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया 1813 में। देन एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे स्टेप लिया गया एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ जो है ये अपॉइंट किए गए एजुकेशन के लिए, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में बेसिकली इंडियंस को एजुकेट करने के लिए 1 लाख रुपये हर साल जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी एजुकेशन के लिए। बजट कितना होता था? बजट होता था उस टाइम पे 49 लाख, ठीक है। जो पूरा बजट होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो होता था 49 लाख रुपीज़। इसका जो है 2% जो है वो स्पेंड होगा एजुकेशन पे। ये बोला गया कि इसका 2%, अगर कभी परसेंटेज में पूछ लें, वैसे पीसीएस में इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया मैंने कि 2% जो होगा वो एजुकेशन के लिए अलॉट किया जाएगा। तो ये 2% जो है जो मेंशन किया गया वो क्या गया 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर पैसों में देखें तो 1 लाख रुपीज़ बोला गया कि ये आपको एजुकेशन में स्पेंड करने हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रहा है 1813 एक्ट में, वो क्या था? अब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स का रोल आता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई 1813 एक्ट के तहत कि ये लोग जो है इम्पोज कर सकते हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर सकती है टैक्सेस जो इंडियन पीपल है, पर्सन है, उनके ऊपर। एंड अगर कोई टैक्स पे नहीं करता है तो उसको पनिश भी कर सकती है ये लोग, और मतलब पेड अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है तो उसके लिए पनिश करने की पावर जो है ये भी किसे दी गई? जो लोकल रूलर्स थे, जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल रूलर्स नहीं, जो लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई ये पावर टैक्स इम्पोज करने की एंड लोगों को पनिश करने की 1813 के एक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे 1813 के एक्ट के ये भी हमने कर लिया। एंड अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट, अच्छा 1813 के एक्ट में यहाँ पे हमने देखा है एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एक्सेप्ट टी एंड चाइना, और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया। एजुकेशन के लिए 1 लाख अपॉइंट किए गए, अलॉट किए गए। एंड यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वो टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकते हैं एंड पनिश कर सकते हैं लोगों को जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब यहाँ पे क्या होता है 1833 की हम बात करें तो हमने देखा 1773 में क्या किया गया था? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। अब यहाँ पे 33 में क्या होता है? 1833 में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इसको क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी पावर्स दे दी गई, ऑल पावर्स दे दी गई। किसकी? सिविल की एंड मिलिट्री, सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, जितनी भी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थी वो सब दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। एंड यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये मोस्ट पावरफुल पर्सन बनाया गया। और क्या बोला गया कि जो भी टेरिटरीज थी इंडिया में, एंटायर टेरिटरी जो है, एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो है इंडिया में वो किसका है? वो ब्रिटिशर्स का, यानी कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, ब्रिटिश क्राउन का है, ठीक है। ये बोला गया इस एक्ट में। अब नेक्स्ट जो है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट, ठीक है। सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछ लें कि कौन से एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चार्टर एक्ट साइन किया गया था ये हेलेना आइलैंड पे किया गया था, सेंट हेलेना आइलैंड पे इसको साइन किया गया था। अब यहाँ पे सेकंड प्रोविजन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ये क्या है? यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको भी स्नैच कर लिया गया है ना। जो लेजिस्लेटिव पावर्स है यानी कि जो लॉज बनाने की पावर्स है उसे भी अब छीन लिया गया, जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर की। अब लॉज कौन बनाएगा? ये सारी पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। ये मोस्ट पावरफुल पर्सन बना दिया गया है 1833 आते आते तक। पावर जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दी गई है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबसे पावरफुल इंसान बना दिया गया। अब जो गवर्नर था बॉम्बे का और मद्रास का, अब इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी नहीं है, मतलब इनके पास लॉज बनाने की पावर भी नहीं है। लॉज कौन बनाएगा? जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स है एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए, वो किसकी पावर है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। इस लॉ में ये बोला गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जो भी लॉज पहले बनाए गए, ठीक है, पहले यानी कि 1833 से पहले जो भी लॉज बन रहे थे उनको क्या कहा जा रहा था? उनको कहा जा रहा था रेगुलेशन, कि ये क्या रेगुलेशन है। बट अब 1833 के एक्ट से जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो उनको क्या कहा जाने लगा? वो थे एक्ट, प्रॉपर लॉ, ठीक है, एक्ट। तो उनको उन सबको कहा जाने लगा एक्ट्स। अब नेक्स्ट प्रोविजन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे
चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमने 1813 में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था एक्सेप्ट टी एंड चाइना। ठीक है, टी एंड चाइना की मोनोपोली अभी भी किसके पास थी? 1813 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत ये दोनों जो है, इन दोनों को भी स्नैच कर लिया गया और सबके लिए ओपन कर दी गई इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन सबके लिए ओपन कर दी गई। और यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, इसकी एक्टिविटीज़ को, जो पूरी एक्टिविटीज़ थी, कमर्शियल बॉडी थी, इसको पूरी तरीके से एंड कर दिया गया। ठीक है, थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 1833 के एक्ट का। इसमें जो है कोशिश की गई थी, एक ये अटेम्प्ट किया गया था, फर्स्ट मतलब स्टेप लिया गया था कि जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, सिविल सर्विसेज जो हैं ये क्या किया जाए, यहाँ पे ओपन कंपटीशन हो जिसमें इंडियंस को भी जो है अलाउ किया जाए कि वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी जो है सिविल सर्विसेज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, वो भी ऑफिसर्स बने। तो ये एक बेसिकली प्रोविजन था इसमें। बट क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ओपोजिशन था, वहाँ पे जो बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उन सब ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज किया, क्योंकि पहले रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता था, वहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे। और इस एक्ट में बोला गया कि हम ओपन कॉम्पिटिशन करेंगे जहाँ पे सबको अलाउ होगा, इंडियंस को भी अलाउ होगा, ब्रिटिशर्स को भी अलाउ होगा कि आप सिविल सर्वेंट्स जो है वो बन सकते हैं, एग्जाम दीजिए, सिविल सर्वेंट बनिए। तो यहाँ पे जो है पूरा सिस्टम लाने की कोशिश की गई 1833 के एक्ट में। बट इतना ज़्यादा इस चीज़ को अपोज किया गया, ये प्रोविजन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, है ना, इस चीज़ को वापस ले लिया गया। तो ये चीज़ कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुई, मतलब कि 1833 के एक्ट के तहत। बाकी हम 1853 के एक्ट में देखेंगे कि ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है सिविल सर्विसेज के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1833 के एक्ट के तहत स्लेवरी जो है वो एबॉलिश की गई। स्लेवरी एबॉलिश की गई 1833 के एक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि पहले स्लेवरी सिस्टम होता था, ठीक है, इंसानों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, जो पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। तो इसको जो है, जो स्लेवरी सिस्टम था, इसको एबॉलिश किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। ठीक है, कुछ अच्छे काम भी किए हैं इन लोगों ने। अब नेक्स्ट है यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो मैंने अभी आपको बताया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये लास्ट चार्टर था, ठीक है, मतलब 1858 तक। ठीक है, 1858 तक क्या था, क्राउन रूल था ना, सॉरी कंपनी रूल था। तो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी रूल रहता है 1858 तक, और 1858 के बाद डायरेक्ट क्राउन रूल आ जाता है। तो यहाँ पे जो है इस 100 साल की हिस्ट्री में जो है ये 1853 लास्ट चार्टर था। अब इसमें क्या होता है, 1853 के चार्टर में जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, सेपरेट किया जाता है पहली बार लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ जो यहाँ पे पार्लियामेंट रहती है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल रहती है। सो 1853 के प्रोविजंस हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो है लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स को पहली बार सेपरेट किया गया। कौन से एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के, इसको सेपरेट किया गया। ठीक है, 6 न्यू मेंबर्स जो हैं प्लस 6 मेंबर्स जो हैं ये अपॉइंट किए गए, किस लिए, गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने देखी थी ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3 मेंबर्स प्लस 4 मेंबर्स। तो ये सारे प्रोविजंस हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं ये डिवाइड किए जाते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल के। एंड लेजिस्लेटिव वाला जो विंग होता है, लेजिस्लेटिव विंग में 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के तौर पे। ठीक है, काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया जाता है असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल को। ठीक है, सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, जिसे बाद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। यानी कि ये क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट में पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है ना, यहाँ पे हमारे लॉज बनते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत। तो यही जो है हमारा फाउंडेशन क्या है, यहीं से स्टार्ट होता है। 1853 में ये फाउंडेशन रखी गई पार्लियामेंट में एक तरीके से 1853 में, जिससे हम जो लेजिस्लेटिव विंग था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वही आगे चल के बनता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। तो ये लेजिस्लेटिव विंग जो था काउंसिल का, ये मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करता था। वही मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन था पार्लियामेंट का, जो अभी प्रेजेंट में पार्लियामेंट है उसका फाउंडेशन रखा गया था एक तरीके से 1853 में। ये मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करता था जो लेजिस्लेटिव विंग था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजन एक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 1833 में क्या अटेम्प्ट किया गया था, क्या कोशिश की गई थी कि हम ओपन कंपटीशन करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा ओपोज किया गया था इस प्रोविजन को। बट 1853 में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है। 1853 में इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जाता है ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है।
सो ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट किए गए सिविल सर्विसेज के लिए, एंड यहाँ पे जो है इंडियन को भी अलाउ किया गया, इंडियंस को भी अलाउ किया गया। और ये जो अलाउ किया गया ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया? मैकॉले कमेटी। मैकॉले कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1854 में, जो कि कमेटी किससे रिलेटेड थी? कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस से रिलेटेड थी ये कमेटी, और इसको अपॉइंट किया गया था 1853 में। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंडियंस को भी अलाउ किया गया था कि वो लोग भी अब सिविल सर्विस का जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। और जो बेसिकली अगर हम कह लें आज के टाइम पे जैसे ऑफिसर्स होते हैं तो वो लोग भी बन सकते हैं। अब ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के अलावा भी जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या आता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि फर्स्ट टाइम 1853 के एक्ट में फर्स्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब इन 6 मेंबर्स में क्या किया गया? जो 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स कहाँ से होंगे? 4 मेंबर्स जो हैं ये अलाउ किया गया कि ये लोकल जो है रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि जो प्रोविंसेस थे 4 मेंबर्स कहाँ से होंगे? अपॉइंट करेगी लोकल प्रोविंसेस जो हैं ये वहाँ पे अपॉइंट करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट्स कहाँ की? 4 मेंबर्स कहाँ से होंगे? एक मद्रास, एक बॉम्बे, एक बंगाल एंड एक आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मेंबर्स कहाँ से होंगे? एक मद्रास, एक बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो ये 6 में से 4 मेंबर्स जो होंगे वो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी 4 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ये 1853 में। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे ये सब थे क्राउन रूल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो एंड होता है इसी के तहत क्या हो जाता है? 1858 के तहत जो है 1858 से हमने देखा 1947 तक, ये क्या था? ये हमारा था क्राउन रूल, ठीक है। क्राउन रूल जो रूल किया इंडिया को इन लोगों ने 1858 से 1947 तक। अब यहाँ से स्टार्ट होती है क्राउन रूल की कहानी, जहाँ पे जितने भी हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट देखते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये सब इसी दौर में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो लंबी हो गई है इस वजह से हम लोग इसको पार्ट्स में करेंगे। हमने इस पार्ट में कवर किया है कंपनी रूल, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्राउन रूल पढ़ के। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के, हम वो सब डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।